आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूँ। हम लोग सोशियोलॉजी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का सीरीज कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हमारा सीरीज 20 चल रहा है, जिसमें हम लोग 291 क्वेश्चन से लेकर 230 तक के क्वेश्चंस को पूरे अच्छी तरीके से सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। और ये जितने भी क्वेश्चन है वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि आपके आने वाले यूपी पीजीटी का एग्जाम हो या फिर DSSB का एग्जाम हो या फिर सोशियोलॉजी रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसलिए प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिए और अपने फ्रेंड्स तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए क्लास को लेट ना करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 291 पूछा जा रहा है कि किसने आत्मदर्पण का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, मिड, फ्राइड, चार्ल्स कूले और ब्लूमर। तो आत्मदर्पण का जो सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक कौन है? चार्ल्स कूले जी हैं। उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और आत्मदर्पण का सिद्धांत को उन्होंने फिर इसको 3 चरणों में बांटा था। तो वह 3 चरण क्या क्या है, हम लोग उसको थोड़ा अच्छे प्रकार से जान लेते हैं। कि पहला चरण है कि व्यक्ति वह सोचता है कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचता है। आत्मदर्पण मतलब दर्पण क्या होता है? दर्पण में हमें अपना प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, मिरर में हमें क्या होता है? अपना प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। तो इसी के अंतर्गत उसमें फर्स्ट जो चरण चार्ल्स कूले जी ने बताया है कि व्यक्ति यह सोचता है कि उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं। दूसरे में है कि दूसरों के निर्णय के आधार पर स्वयं अपने बारे में क्या सोचता है। मतलब सेकंड ऑप्शन में बताया जा रहा है कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं, उसके आधार पर व्यक्ति जो है वो स्वयं अपने बारे में सोचता है। तथा जो थर्ड चरण है वो ये है कि अपने बारे में सोचकर अपने को कैसा मानता है, अर्थात गर्व अनुभव करता है कि ग्लानि अनुभव करता है। कि जब वो दूसरे का सोच का अनुभव करता है कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, तो इसके आधार पर वो फिर क्या सोचता है कि मैं गर्व करने के लायक हूँ या फिर उसे अपने आप में ग्लानि महसूस होती है। इसे ही आत्मदर्पण का सिद्धांत कहा जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 292 पूछा जा रहा है कि संस्कृति की करण की जो अवधारणा है घनिष्ठ रूप से किससे संबंधित है। तो संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है वो संदर्भ समूह से संबंधित है। संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? MN श्रीनिवास जी ने। मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवासन जी ने संस्कृतिकरण पश्चिमीकरण की अवधारणा का प्रस्तुत किया था, जिसके अंतर्गत उन्होंने बताया था संदर्भ समूह। संदर्भ समूह का मतलब क्या होता है कि जैसे देखिए, संस्कृतिकरण का मतलब हुआ कि जो नीची जाति के लोग होते हैं वे अपने से जो ऊंची जाति की द्विज जाति के जो लोग होते हैं उनके रीति रिवाज संस्कृतियों को अपनाने का प्रयास करता है। और वो नीची जाति के लोग ये सोचता है कि अगर हम इन संस्कृतियों को अपना लेंगे तो हमारा भी जिस प्रकार से उनका समाज में स्थान है, हमारा भी समाज में स्थान हो जाएगा। तो क्या हुआ, नीचे जाति के लिए संदर्भ समूह कौन सा हो गया? कौन सा संदर्भ में अपने आप को कर रहा है? तो जो संदर्भ समूह हो गया वो क्या हो जाएगा? संस्कृतिकरण की अवधारणा के अंतर्गत आता है। और ये जो संस्कृतिकरण की अवधारणा है ये MN श्रीनिवासन ने अपनी जो उनकी पुस्तक थी रीजनल एंड सोसाइटी एमंग द कुर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया, जब महाराष्ट्र के कुर्ग जनजाति का उन्होंने अध्ययन किया था, तो इसमें उन्होंने संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण की अवधारणा का वर्णन किया था। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 293 देखते हैं कि सोशियोलॉजी जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। जैसा कि आप सभी को पता है वे 2 शब्द क्या है? सोशियस एवं लोगस। तो इसमें आपको लोगस के बारे में पूछा जा रहा है कि वो किस भाषा समूह का शब्द है। तो लोगस जो है वो यूनानी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? यूनानी। और सोशियस जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। सोशियस का अर्थ होता है समाज और लोगस का अर्थ होता है विज्ञान, जिसका कि सोशियोलॉजी का पूरा शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है? समाज का विज्ञान। हमारा क्वेश्चन नंबर 294 पूछा जा रहा है कि भारत में सामुदायिक विकास योजना का प्रारंभ कब किया गया। तो सामुदायिक विकास योजना का जो प्रारंभ है वो कब किया गया था? 1952 में किया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो 1952 में शुरू किया गया वो भारत और अमेरिका के बीच एक समझौता हुआ था। भारत में तो जो ग्रामीण विकास है कि चारों तरफा जो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो, उसका व्यापक विकास हो, इसका लेकर एक समझौता तैयार किया गया, जिसे फोर्ड फाउंडेशन ने आर्थिक सहायता देने की, अमेरिका की जो फोर्ड फाउंडेशन थी
वो आर्थिक सहायता देने की बात उन्होंने स्वीकार की और ग्रामीण विकास की इसी योजना का नाम क्या पड़ा, सामुदायिक विकास योजना। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 295 पूछा जा रहा है। 295 पूछा जा रहा है कि समाज के उद्विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, कार्ल मार्क्स ने, कोजर ने, स्पेंसर ने या फिर मैक्स वेबर ने। तो उद्विकास का सिद्धांत है वो किसने दिया था, हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दिया गया था। और उद्विकास का सिद्धांत का मतलब क्या होता है कि समाज का जो विकास हो रहा है वो सरल रूप से हो, समान रूप से हो, समरूपता से हो, लेकिन क्या है, जटिल तथा भिन्न विविध प्रकार का जो उसका क्रम है उसके रूप में जो उसका विकास हो उसको क्या कहा जाता है, उद्विकास का सिद्धांत। हमारा क्वेश्चन नंबर 296 पूछा जा रहा है कि शारदा एक्ट क्या रोकने के लिए पारित हुआ था। 4 ऑप्शन है आपके, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह, देवदासी प्रथा या दहेज प्रथा। तो शारदा एक्ट जो है वो बाल विवाह रोकने के लिए किया गया था। बाल विवाह प्रतिबंध ये कब किया गया था, 1929, 28 सितंबर 1929 में शारदा एक्ट को गठन किया गया था। और जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में ये पारित किया गया था, जिसमें लड़कियों की उम्र क्या उस समय 1929 में थी 14 साल और लड़कों की उम्र थी 18 साल, जिसके बाद फिर बाद में से बढ़ा के लड़कियों की उम्र 18 वर्ष कर दी गई और लड़कों की उम्र कितनी वर्ष कर दी गई, 21 वर्ष। इसी अधिनियम को क्या कहा जाता है, शारदा एक्ट या शारदा अधिनियम कहा जाता है, क्योंकि अगर बाल विवाह रोका जाएगा तो लड़की की जो जनसंख्या में कमी थी उसमें कुछ बढ़ोतरी की संभावना हो सकती थी। और फिर ये जो अधिनियम बनने के कारण लड़कियों की स्थिति में वास्तविक में भी उनकी स्थिति बहुत ही अच्छी हो गई। हमारा क्वेश्चन नंबर 297 पूछा जा रहा है कि किसने कहा है कि जाति एक बंद बढ़ गया। तो कथन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये भी एक क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि किसने कहा है कि जाति एक बंद बढ़ गए, आर.के. मुखर्जी, डी.पी. मुखर्जी, डी.एन. मजुमदार या ए.आर. देसाई। तो जाति एक बंद बढ़ गए किसने कहा है, डी.एन. मजुमदार के द्वारा कहा गया है कि व्यक्ति क्या होता है कि जाति के अंदर जन्म लेता है, जो व्यक्ति जिस जाति के अंदर जन्म लेता है वो उसी जाति का ही कहलाता है। वो अपने जाति से बाहर कोई भी कार्य नहीं कर सकता है, अपना कोई अलग पेशा नहीं अपना सकता है, उसमें खान पान का प्रतिबंध रहता है, विवाह का प्रतिबंध रहता है। तो इन्हीं सभी कारणों से कहा जाता है कि जाति एक बंद वर्ग है। हमारा क्वेश्चन नंबर 298 पूछा जा रहा है कि चेतन तथा अचेतन प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख किसके द्वारा किया गया है, चार्ल्स कूले, गुडविच तथा मूरे, लेपियर या कार्ल मैनहीम। तो चेतन तथा अचेतन की जो बात है वो चार्ल्स कूले के द्वारा की गई, उनका बहुत ही प्रसिद्ध ये व्याख्या है। इसके अंतर्गत वो क्या बताते हैं कि चेतन मन क्या होता है, मस्तिष्क या चेतन मस्तिष्क क्या होता है, जिसमें कि हम क्या होता है सक्रिय अवस्था में रहते हैं तथा हमें सोच विचार का तर्क उत्पन्न होता है, हम बहुत सोचते समझते के साथ कोई कार्य को पूरा करते हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने उदाहरण दिया है कि जैसे मान लीजिए पहली बार ड्राइविंग सीखना, हम जब पहली बार ड्राइविंग करना सीखते हैं तो क्या होता है कि हम चेतन मन से बहुत ही सोच विचार कर सारी इसकी ड्राइविंग की बारीकियों को अच्छी प्रकार से समझते हैं फिर सीखते हैं। तो वो क्या हो गया, चेतन मस्तिष्क का विचार हो गया। अचेतन मस्तिष्क में क्या होता है कि जब हम किसी बात को जान लेते हैं और विश्वास कर लेते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, तो हमारा मन उसे हकीकत में ढाल लेता है, उसे अचेतन मन का मस्तिष्क का विचार कहा जाता है। जैसे छोटे बच्चे क्या होते हैं कि अपने माता के पिता के ऊपर बहुत ही ज़्यादा उनका विश्वास रहता है, वो उन पर ही सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, अचेतन मस्तिष्क का विचार कहा जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 299 पूछा जा रहा है कि जाति का आधार क्या है, धर्म, जन्म, प्रतिष्ठा या अनुष्ठान। तो जाति का जो आधार है वो क्या है, जन्म पर आधारित है कि व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है वो उसी जाति का कहलाता है, उसे अपने जाति से बाहर वह विवाह नहीं कर सकता है, उस पर जातिगत वह प्रतिबंध रहता है। इसी के आधार पर ही डॉक्टर डी.एन. मजुमदार ने बताया था कि जाति क्या है, एक बंद वर्ग है। हमारा क्वेश्चन नंबर 300 पूछा जा रहा है कि आधुनिक भारत के जोनसड़ बावड़ की खास जनजाति में किस प्रकार की विवाह की पद्धति प्रचलित है। यानी कि जो हम जोनसड़ जो
बाबर की जो खास जनजाति है तो उसमें किस प्रकार का विवाह प्रचलित है, तो वहाँ पे बहुपति विवाह प्रचलित है। बहुपति जो विवाह विवाह है उसमें भी फिर दो प्रकार के होता है, भातृक बहुपति विवाह और अभातृक बहुपति। ये जो विवाह है यह खास टोडा, कोटा, नायर इस प्रकार की जनजातियों में पाई जाती है। तो आपको ये क्वेश्चन का सीरीज बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये सीरीज अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।